की तरफ से समाज के वंचित वर्गों के लिए समय समय पर सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स लाए जाते रहे हैं। इसी प्रकार का एक इनिशिएटिव ट्रांसजेंडर और बैगर्स कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, जिसका नाम है स्माइल योजना। आज की वीडियो में इस स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ डेटा पर भी नज़र डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संस्कृति आईएएस की तरफ से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो 28 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। आप कक्षाओं के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप कक्षाओं में आने के लिए असमर्थ हैं, तो आप हमारे लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कक्षाओं का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट संस्कृति आईएएस को भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्माइल स्कीम, इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी नाम से ही उसका उद्देश्य निकल कर आता है। देखिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ये इसका नाम है। ये सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय की एक स्कीम है। ये केंद्रीय क्षेत्र एक स्कीम है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य फंड का वितरण होकर किसी प्रोग्राम को लागू किया जाता है, किंतु सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा दामोदर केंद्र सरकार के ऊपर ही किसी प्रोग्राम का होता है। तो यदि प्रश्न आता है स्माइल योजना के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। देखिए, यहाँ पर जो है पीआईबी की एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दी गई है, जो कि सोशल वेलफेयर और एम्पावरमेंट जो कि हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा दी गई है। ये एक प्रेस रिलीज है, इसमें जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वंचित वर्गों के लिए एक योजना है। कुछ समुदाय समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार के द्वारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसी प्रकार जो ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों हैं, उनको कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इस जो है योजना का मकसद है। इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब लोगों को फायदा मिलने की संभावना है, और ये अनुमान लगाया गया है कि इससे जो समाज के गरीबों में भी सबसे गरीब या फिर वंचित वर्गों में भी जो सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग हैं, उनको जो है मदद करने में मदद मिलेगी। ठीक है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, यानी कि 5 वर्षों का एक समय सीमा इस स्कीम को दी गई है, और इसके लिए 365 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। आइए समझते हैं। ये जो स्कीम है स्माइल योजना, इसको 2 उप योजनाओं में बांटा गया है। मैंने आपको बताया 2 समुदायों के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो जो पहला कंपोनेंट है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो भीख मांगने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास करने के लिए जो है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहला देखिए क्या है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट हैं जिसके तहत अलग अलग जो है स्कीम्स को गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाएगा। इनके बारे में समझते हैं। पहला है ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना। जो कक्षा 9 और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। दूसरा कंपोनेंट है पीएम दक्ष योजना। इस पीएम दक्ष योजना में इस कम्युनिटी के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा, यानी कि कौशल विकास प्रोग्राम चलाया जाएगा, और फिर उनको इस स्किल एनहेंसमेंट के बाद एक लाइवलीहुड के अवसर जो है प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य।
जो हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, उस योजना का अभिसरण इस कार्यक्रम से किया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए लिंग पुष्टिकरण सर्जरी की जो है मदद गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी, और एक कंप्लीट चिकित्सक पैकेज जो है इन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कंपोनेंट्स जो है बताए गए हैं इस स्कीम के बारे में। देखिए जैसे ये जो स्कीम है इसमें क्या क्या किया जाएगा, स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड होगा, मेडिकल हेल्थ वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा शेल्टर होम्स जिनको गरिमा गृह भी कहते हैं ये प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर ई सर्विसेज जैसे कि नेशनल पोर्टल, हेल्पलाइन, इस सब के माध्यम से भी, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी जागरूकता भी फैलाई जाएगी और इन लोगों की हेल्प भी की जाएगी। ठीक है, एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा और कुछ अदर वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे। इनके बारे में हम समझते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है ये क्या है, देखिए इस तरह की कम्युनिटी के प्रति अपराधों का एक बड़ा विवरण हमारे सामने आता रहता है। तो इन अपराधों की निगरानी के लिए और इन अपराधों में अभियोजन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाएगा। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट आप समझिए। दूसरा है गरिमा गृह। हर व्यक्ति के लिए स्वाभिमान के साथ रहने के लिए एक घर आवश्यक होता है। तो ऐसे आश्रय गृह जहाँ पर भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, इस तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, ये एक विजन सरकार की तरफ से लाया गया है। देखिए ये स्माइल के तहत एक ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो पोर्टल है गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, उसके होम पेज का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखिए गरिमा गृह लॉगिन, ये भी एक सेक्शन दिया गया है। तो आप जाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह को विजिट करके इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब इसके सेकंड कंपोनेंट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है, जो भीख मांगने के कार्य में लगे लोग हैं, यानी कि जो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने जीवन को एक तरीके से पालन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए जो है ये योजना है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, देखिए जब आपको किसी की मदद करनी है तो किसकी मदद करनी है ये आइडेंटिफाई करना भी तो ज़रूरी है। तो पहले सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद लामबंदी, उन लोगों को आश्रय गृह तक पहुंच बनाने के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। उन लोगों को अवेयर किया जाएगा, उन तक पहुंच बनाई जाएगी और फिर उनको रिहैबिलिटेट जो है किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बचाव और आश्रय गृह। देखिए जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या फिर जो भीख मांगने वाले परिवार हैं उनके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए इस तरह के आश्रय गृह का एक विजन गवर्नमेंट ने रखा है। इन आश्रय गृह में उन बच्चों को एक संपूर्ण बचपन मिल सके, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो सके, ये मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, जिसमें पर लाख पॉपुलेशन में कितने भिखारी हैं ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है इसमें सबसे ज़्यादा बैगर्स मिलते हैं, और जो हमारा लक्षद्वीप है यहाँ पर सबसे कम बैगर्स मिलते हैं। लक्षद्वीप में 1 लाख में केवल 3 भीख मांगने वाले लोग हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में ये संख्या 89 तक पहुँच जाती है। कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश फिर भी अच्छी स्थिति में है, तमिलनाडु बेटर स्थिति में और केरल बेटर स्थिति में। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम में जो है भीख मांगने वालों की संख्या काफ़ी है। इसके अलावा बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट जो है फिर भी एक अच्छी सिचुएशन में हैं। तो ये मैप आप समझ गए। अगर एक नेशनल एवरेज की बात की जाए तो पर 1 लाख पॉपुलेशन पर 33 भीख मांगने वाले भारत में पाए जाते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को रिहैबिलिटेट यानी इनका जो पुनर्वास है वो किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं कि इस योजना के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कुछ मैंने आपको बता दिए। दूसरा देख क्या है, ये पुरानी जो योजनाएं थी उन सबको विलय करके एक नई योजना बनाई गई है। ठीक है, यानी कि कोई एकदम से बिल्कुल ब्रांड न्यू इनिशिएटिव नहीं है। पुराने जो इनिशिएटिव्स अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे थे उन्हीं को मर्ज करके एक साथ लाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये किस किस पर काम करेगा, तो पुनर्वास पर, चिकित्सा सुविधाओं पर, शिक्षा पर, कौशल विकास पर जो है ये काम करेगा। ठीक है, और भिक्षावृत्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए ये एक व्यापक योजना होगी क्योंकि इसके अंदर जीवन का लगभग हर पहलू समाहित किया गया है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट ये आता है कि पूरे भारत में इसको लागू किया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। फिलहाल इसको
पायलट योजना के रूप में चुनिंदा शहरों में जहां पे भिक्षावृत्ति में लगे हुए समुदायों की संख्या ज़्यादा है, केवल वहीं पर लागू किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। देखिए, दो हमारे संस्थान हैं जिनका नाम यहाँ पे आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कुछ पैसे आवंटित किए थे। उन संस्थानों के बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टेटमेंट देकर पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं, 2020-19 में मंत्रालय ने भिखारियों के कौशल विकास के लिए जो हमारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है, इसको 1 करोड़ रुपया, और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम है, इसको 70 लाख रुपए आवंटित किए थे। इन दोनों संस्थानों के बारे में बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 1992 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में इसको कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर किया गया था। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा समझते हैं राष्ट्रीय जो रक्षा संस्थान है हमारा, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, इसके बारे में। ये एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, और ये 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, और ये जो है हमारा सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है उसके सलाहकार निकाय के रूप में, यानी कि एडवाइजरी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। तो यहाँ तक देखिए स्माइल स्कीम से रिलेटेड जो भी संस्थाएं थी, जो इसके प्रमुख बिंदु थे, जो इसके कंपोनेंट्स थे, उनको समझ लिया। एक डाटा हमने समझा है जो आपको मेंस की परीक्षा में जब वंचित वर्गों पर अगर कोई प्रश्न लिखने के लिए आता है वहाँ पर कोट करने में काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, संस्कृति आईएएस की तरफ से आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो एक एक कर लाई जाएंगी, जिससे आपको प्रीलिम्स की परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही मेंस की परीक्षा के लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा डाटा बन जाएगा। अब हम वीडियो को एंड करने से पहले जो पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संगठित भारतीय मुद्रा का एक घटक है, यानी कि जो मनी मार्केट है कौन कौन से उसके इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला है वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल और नकद प्रबंधन बिल यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये चारों ही देखिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि वित्तीय बाजार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला कथन है कि जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट के ही कंपोनेंट है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद बताया गया है लंबी अवधि के बाजार को मनी मार्केट कहा जाता है, वहीं अल्पावधि के बाजार को कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिवर्स कर दिया गया है। हम जानते हैं अल्पावधि का बाजार मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है, वहीं जो दीर्घावधि का बाजार होता है वो पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। इसलिए केवल कथन एक ठीक होगा, तो उत्तर आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।